इधर ध्यान दीजिए बेटा, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे बहुत ही प्यारा टॉपिक है जिसका नाम है बेटा मैकेनिज्म ऑफ इंपल्स कंडक्शन। मैंने आपको बेटा कल की क्लास में बताया था कि न्यूरॉन हमारी बॉडी की ऐसी सेल है जो इंपल्स को बेटा डिटेक्ट कर सकती है, इंपल्स को रिसीव भी करती है और इंपल्स को ट्रांसमिट भी करती है। अब बेटा मैंने आपको एक बात बताया था कि इंपल्स बेटा रिसीव और डिटेक्ट ये दोनों के दोनों फंक्शन किसके होते हैं? ऑफिशियली बोलूं तो डेंड्रॉन के होते हैं। डेंड्रॉन ट्रांसमिट भी करता है लेकिन बेटा डिटेक्ट और रिसीव ओनली कौन करता है? डेंड्रॉन। अब बेटा ये जो इंपल्स हैं हमारे न्यूरॉन के अंदर कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे इसका कंडक्शन होता है या अगले न्यूरॉन को कैसे पहुंचता है, वो बेटा हमको देखना है। समझ में आ गया? एक बात सोचो ना, जैसे मान लो बेटा यहां पर कोई पिन है और मेरा हाथ यहां पर रखा, ऐसे गया, मेरा हाथ तुरंत हट गया। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना बेटा कि एक ही न्यूरॉन इस इंपल्स को हमारे ब्रेन तक पहुंचा देता हो, नहीं। मैंने मान लिया बेटा कि न्यूरॉन सेल, नर्व सेल हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। पता है ना बेटा लार्जेस्ट सेल कौन होती है हमारी बॉडी में? नर्व सेल, न्यूरॉन ही होता है। बट इतना भी लार्ज नहीं होता बेटा कि एक ही न्यूरॉन इंपल्स को कहां पहुंचा दे? सीएनएस को या ब्रेन को पहुंचा दे, ऐसा भी नहीं होता। तो क्या होता है बेटा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंपल्स कैसे ट्रांसमिट होता है या एक ही न्यूरॉन के अंदर इंपल्स का कंडक्शन कैसे होता है, वो हमको जानना है बेटा। समझ में आ गया? तो बेटा हमारा जो टॉपिक है बहुत ही प्यारा टॉपिक है बेटा और हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका नाम है बेटा मैकेनिज्म ऑफ इंपल्स कंडक्शन। बेटा हमारे न्यूरॉन में इंपल्स जो होते हैं वो किस तरीके से बेटा ट्रांसमिट होते हैं, उनका कंडक्शन कैसे होता है, ये हमको जानना है। ठीक है बेटा, सुनिएगा जरा। इस मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले बेटा मैं आपको कुछ एक पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बात बता दूं बेटा, सुनना। इस मैकेनिज्म को जब आप पढ़ो ना, आप पूरा ध्यान यहां रखना बेटा, लिखने में ज्यादा ध्यान मत देना। एक बार आपके ब्रेन के अंदर कॉन्सेप्ट आ गया ना, फिर आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और एक बात मैं कह दूं आपसे, इतना मुश्किल टॉपिक है ये, इतना मुश्किल टॉपिक है कि आई डोंट थिंक ये बच्चों की समझ में भी आया होगा, यहां मुझे नहीं लगता, और कोई इसको समझा भी पाया होगा, ये भी मुझे नहीं लगता। ठीक है ना बेटा? और आप मुझे ओनली 30 मिनट्स दो, इसको इतना आसान बना दूंगा कि आपके आस पड़ोस में जहां कहीं कोई बच्चे रहते हैं उनको पढ़ा देना कि भाई ऐसे इंपल्स का कंडक्शन होता है न्यूरॉन के अंदर। सुनना बेटा, जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे मैकेनिज्म ऑफ इंपल्स कंडक्शन, तो बेटा पहले मैं मैकेनिज्म ना पढ़ा के वो चीजें पढ़ा देता हूं जो इस मैकेनिज्म के अंदर यूज होंगी। ठीक है बेटा, सुनिएगा जरा। मैकेनिज्म ऑफ इंपल्स कंडक्शन आप पढ़ोगे तो एक बेटा जो इसके अंदर यूज होगा उसका नाम होता है बेटा, इधर ध्यान दीजिएगा, सोडियम पोटेशियम पंप। ये बेटा काम आएगा। इसके अलावा इस मैकेनिज्म में काम में आएगा सोडियम पोटेशियम चैनल। इसके अलावा बेटा एक इसमें वर्क करेगा आपका, उसका नाम होता है सोडियम वोल्टेज गेट। एक बेटा इसके अंदर वर्क करता है आपका पोटेशियम वोल्टेज गेट, और पोटेशियम वोल्टेज गेट के अलावा एक और बेटा इसके अंदर काम करेगा, उसका नाम होता है क्लोराइड वोल्टेज गेट। अब देखो बेटा इनका मतलब क्या है, मैं आपको एक बात बता देता हूं। सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम चैनल, सोडियम वोल्टेज गेट, पोटेशियम वोल्टेज गेट, क्लोराइड वोल्टेज गेट। मैं बेटा आपको एक बात यहीं पर क्लियर कर देता हूं कि बेटा जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है ना,
इसकी बेटा जो मैकेनिज्म होती है ये होती है बेटा एक्टिव। कैसी होती है? एक्टिव। और आप खुद जानते हो जैसे कैसे आप बेटा विजुअलाइज करोगे, इधर ध्यान दीजिएगा। पंप आप सब जानते हो ना, पंप का मतलब क्या होता है? पंप की आपको नीड कब पड़ती है? जब आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट वर्क करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताऊं, इधर ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दो बेटा। जैसे मान लो ऊपर है बेटा, ऐसे मान लीजिए कि वाटर है, जैसे एक है बेटा जैसे पानी की टंकी है, वो ऊपर रूफ पे है और पानी का फ्लो आपको नीचे करना है। तो बेटा वो जो फंक्शन हो रहा है ना, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो बेटा पानी जो है ना ऊपर से नीचे बड़ा आसानी से आ जाएगा। लेकिन अगर बेटा आपको बॉटम टू कहां पहुंचाना है? टॉप पे। नीचे से कहां पहुंचाना है? ऊपर। तो बेटा वो बिना मोटर की हेल्प के नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि अभी आप जो वर्क कर रहे हो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट वर्क कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, इधर ध्यान दीजिएगा कि बेटा आप एक बात जानते हो, जैसे मान लो इधर बेटा मैंने कोई ये एक पार्ट ले लिया, ये एक पार्ट ले लिया, यहां ऑलरेडी बेटा Na+ ज्यादा है मान लीजिए, और यहां पर K+ ज्यादा है। अब देखो अगर ये मान लो A है और ये मान लीजिए B है, यहां पर K+ ज्यादा है, यहां पर Na+ ज्यादा है। अगर बेटा आपको K+ को अगर B से A में भेजना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बेटा ज्यादा से कम की ओर अगर आप भेज रहे हो, और आप जानते भी हो ना बेटा कि कहीं हाई कंसंट्रेशन है कहीं लो कंसंट्रेशन है, तो हाई टू लो बेटा मूवमेंट बड़ी आसानी से हो जाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। और ऐसा अगर बेटा कोई ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसके लिए एनर्जी की नीड नहीं होती। लेकिन मान लो बेटा यहां पर Na+ ज्यादा है, ऐसे मान लो ये एक कंडीशन है, यहां Na+ ज्यादा है K+ कम है, और ये जो B कंडीशन है यहां पर K+ ज्यादा है Na+ कम है। अब यहां पर Na+ ज्यादा है, फिर भी आप क्या कर रहे हो? B से A के अंदर किसको लेके आ रहे हो? Na+ को। क्या बेटा ये इजीली आएगा? नहीं, यहां तो Na+ ऑलरेडी ज्यादा है, ये Na+ इसका अपोज करेगा कि नहीं करेगा? और फिर भी अगर आप लेके आ रहे हो तो बेटा पैसिव तरीके से नहीं आएगा, ये एक्टिव तरीके से आएगा। नहीं आई बात समझ में? मतलब मैं आपको सिंपल सी बात बोल देता हूं बेटा, पंप की नीड तब होती है जब फंक्शन कैसा होता है? अपोजिट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। समझ रहे हो ना बेटा? मतलब जो ज्यादा है उधर ही लेके जा रहे हो, मतलब आप हाई को हाई कर रहे हो और लो को लो कर रहे हो। इसको बोलते हैं बेटा अपोजिट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और बेटा जब आप अपोजिट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आप फंक्शन परफॉर्म करोगे तो उसके लिए हमको नीड होती है पंप की। और एक बात याद रखना कि पंप की बेटा जो मैकेनिज्म होती है वो ऑलवेज कैसी होती है? एक्टिव। एक्टिव क्यों है? क्योंकि पंप वर्क कैसे करता है? अपोजिट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। समझ में आ गया? यहां पर Na+ ज्यादा है फिर भी Na+ को लेके आ रहे हैं, यहां पर K+ ज्यादा है फिर भी उधर K+ को पहुंचा रहे हैं। तो ये फंक्शन कैसा है? अपोजिट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। समझ में आया कि नहीं आया? तो सुनो बेटा, अगर मैं आपको सोडियम पोटेशियम पंप की बात बता दूं तो बेटा एक बात मैंने बोल दी, और नाम से आप पंप आप जानते हो बेटा, पंप बिना कोई एनर्जी के वर्क करता है क्या? नहीं करता। मोटर देखी है ना, पानी के ऊपर जो पहुंचाती है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की नीड है, दैट मीन्स एनर्जी की नीड है। समझ रहे हो ना बेटा? तो एक्टिव तरीके से वर्क करता है कौन? बोलो बेटा, पंप। क्यों करता है बताओगे मुझे? क्योंकि इसका बेटा जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है? अपोजिट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत बेटा किसी को? तो एक कैसा वर्क करता है बोलो? पंप अपोजिट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इस वर्ड को आप याद रख लेना, मतलब जो ज्यादा है उसको ज्यादा ही करेगा और कम है उसको कम ही करता चला जाएगा। समझ में आ गया ना? इसी का मतलब तो होता है बेटा अपोज। अरे ज्यादा से कम की ओर जाता,
तो वो क्या था? अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। समझ रहे हो ना? ज्यादा है फिर भी उधर ही ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब अपोजिट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कोई दिक्कत बेटा? इसके बाद सुनिएगा, ये आपका सोडियम पोटेशियम चैनल, सोडियम वोल्टेज गेट, पोटेशियम वोल्टेज गेट, क्लोराइड वोल्टेज गेट, ये बेटा बचे कुचे जो चारों आपके पोर्टर सिस्टम है, इनका बेटा जो फंक्शन है ये एक्टिव ना होके ये कैसा होता है? बोलो बेटा, पैसिव। पैसिव का मतलब है इनको बेटा रन करने के लिए किसी भी एनर्जी की नीड नहीं है। क्यों नहीं होती बेटा? क्योंकि आप समझ जाना कि ये कैसे वर्क करते होंगे, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। समझ में आया कितना नहीं आया? तो बेटा एक वर्ड आप याद रख लेना। कौन सा वर्ड बताओगे मुझे? कि ओनली सोडियम पोटेशियम पंप, वही बेटा एक डिवाइस ऐसी है न्यूरॉन के ऊपर जो बेटा किस तरीके से फंक्शन करती है? एक्टिवली परफॉर्म करती है। समझ में आ गया? एक्टिवली क्यों करती है? क्योंकि बेटा ये अपोजिट वर्क करेगी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। कोई तकलीफ बेटा यहां तक? कोई परेशानी? एक बात और सुन लो अब मेरी। दो वर्ड बेटा आप बहुत अच्छे से जानते हो। एक वर्ड होता है बेटा आईसीएफ और एक वर्ड होता है ईसीएफ। मैं बेटा बिना किसी कारण के कोई भी चीज आपको नहीं पढ़ाता, ऐसा मैं बार बार आपको कहता हुआ आ रहा हूं। मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जहां पर आईसीएफ का कहीं जिक्र नहीं था, लेकिन बेटा मैंने फिर भी पढ़ाया और मैंने बोला था बेटा ये आगे जाके चैप्टर में काम में आएगा। मैंने आपको बोला था बेटा हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप के फ्लूइड्स होते हैं। एक फ्लूइड जो हमारी सेल के अंदर है उसका नाम होता है आईसीएफ, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और एक फ्लूइड बेटा वो जो हमारी सेल के कहां होते हैं? बाहर, उनका नाम होता है ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और ईसीएफ के अंदर ही आपने ब्लड को पढ़ा था और ईसीएफ के अंदर ही आपने लिम्फ को पढ़ा था। याद है ना बेटा सबको? अब बेटा यहां पर एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट आएगा, वो कौन सा है? इधर ध्यान दीजिए। यहां 2 वर्ड बेटा बहुत परेशान करेंगे आपको। एक वर्ड होगा बेटा, पहले ही बता देता हूं, ईसीएफ, और एक वर्ड होगा बेटा यहां पर जिसका नाम होगा आईसीएफ। आईसीएफ तो आप समझ जाना बेटा, जो फ्लूइड न्यूरॉन के अंदर है ना उसको यहां पर क्या माना है? आईसीएफ। आगे बात समझ में? और बेटा मैं दूसरे तरीके से बोल दूं तो यहां पर जो आपका आईसीएफ है ना, हकीकत में ये किसको माना है? एक्सोप्लाज्म को। एक्सोन के अंदर होता है ना बेटा एक्सोप्लाज्म, और ईसीएफ में कौन आएगा? या तो आपका ब्लड या आपका लिम्फ। समझ गए ना आप? अरे मैंने बताया ना सेल के अंदर कौन होता है? आईसीएफ, और सेल के बाहर ईसीएफ। सुनना बेटा, ये जो ईसीएफ होता है ना, इस ईसीएफ के अंदर एक आयन ज्यादा होता है जिसका नाम होता है Na+, और बेटा K+ होता है कम। लेकिन बेटा ये जो आपका आईसीएफ है, आईसीएफ के अंदर ज्यादा कौन होता है? K+, और बेटा कम कौन होता है? Na+। ऐसे याद रख लो बेटा, भूल जाओ तो कि ये जो ईसीएफ होता है इसमें कौन ज्यादा? Na+, और बेटा आईसीएफ जो होता है इसके अंदर कौन ज्यादा? K+। एक्सोप्लाज्म के अंदर कौन ज्यादा होगा? पोटेशियम। समझ में आ गया? मतलब न्यूरॉन के खुद के अंदर कौन ज्यादा होता है? पोटेशियम, और न्यूरॉन के बाहर कौन ज्यादा होता है? सोडियम। ठीक है बेटा, मैं आयनों का आपस में कंपैरिजन कर रहा हूं बेटा, और किसी से नहीं कर रहा। मैं सोडियम का ओनली पोटेशियम से कर रहा हूं और पोटेशियम का ओनली सोडियम से कर रहा हूं। ठीक है बेटा जी, एक बात इसको आप याद रख लेना। और एक बेटा बहुत ही प्यारा बेहतरीन सा पॉइंट, वो मैं एक बात बता देता हूं कि न्यूरॉन की मैकेनिज्म का बेटा आप कोई भी स्टेप पढ़ना, चाहे वो पोलराइजेशन पढ़ना, चाहे बेटा डीपोलराइजेशन पढ़ना, चाहे रिपोलराइजेशन पढ़ना,
और चाहे बेटा आप हाइपर पोलराइजेशन पढ़ना। न्यूरॉन की मैकेनिज्म के हर एक स्टेप में एक बेटा डिवाइस हमेशा ओपन रहती है जिसका नाम होता है सोडियम पोटेशियम चैनल। अभी बता देता हूं बेटा मैं आपको, सोडियम पोटेशियम चैनल कभी मत भूलना जिंदगी में। ये ऑलवेज एंड ऑलवेज कैसे रहते हैं बोलो बेटा? ओपन। ये कभी भी क्लोज नहीं होते। इस बात को बेटा आप याद रखना, ये बहुत ही प्यारी लाइन है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता दो बेटा। तो कौन कौन सी डिवाइस वर्क कर रही है बोलना जरा बेटा मुझे। सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम चैनल, सोडियम वोल्टेज गेट, पोटेशियम वोल्टेज गेट, और बेटा एक था कौन सा? क्लोराइड वोल्टेज गेट। ये बेटा, और इनमें से ओनली एक्टिवली फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? सोडियम पोटेशियम पंप। और इसके अलावा जिस किसी का फंक्शन है वो कैसा है बोलो बेटा? पैसिव। पैसिव का मतलब बिना एनर्जी के, मतलब यहां पर एटीपी कंजप्शन की यूज। कोई दिक्कत बेटा किसी को? कोई परेशानी किसी को? अब सुनना, सबसे पहला बेटा इवेंट में शुरू कर रहा हूं न्यूरॉन का, जिसका नाम होता है पोलराइजेशन। अब बेटा मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा फील कराने की कोशिश करूंगा कि पोलराइजेशन का मतलब क्या है। सुनना, जैसे बेटा आपका न्यूरॉन, जैसे बेटा मैं अभी ब्रेन के न्यूरॉन की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना, मैं ऐसे इस हैंड के न्यूरॉन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। मेरे इस अपर लिम्ब में तो न्यूरॉन है। जैसे मान लीजिए ये बेटा कंडीशन है, मतलब मेरा ये जो अपर लिम्ब है ना, ये कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। इसका मतलब मेरे अपर लिम्ब के अंदर जो न्यूरॉन है ना, वो रेस्ट में है। समझ रहे हो ना बेटा? और रेस्टिंग जो फेज होता है ना, उसी का नाम होता है बेटा पोलराइजेशन। समझ में आया? अब आप लोगों ने मेरे से कहा सर पढ़ाइए, और मैंने बेटा यहां से स्टाइलस को उठाया, मतलब मेरे अपर लिम्ब ने फंक्शन परफॉर्म किया। मतलब अपर लिम्ब ने फंक्शन तब परफॉर्म किया, मैंने बताया ना बेटा, इंपल्स को लाने ले जाने वाला तो न्यूरॉन होता है। मतलब मेरा न्यूरॉन जो अभी रेस्टिंग फेज में था, अभी फंक्शनल स्टेज में आ गया है, और इसको बोलते हैं बेटा डिपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? अगेन बेटा मैंने लिखना बंद कर दिया, दैट मीन्स मेरा न्यूरॉन डिपोलराइज से अगेन रेस्ट में आ गया। इसको पोलराइजेशन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रिपोलराइजेशन। समझ रहे हो ना? सुन रहे हो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और अगर मान लो मेरा अपर लिम्ब उस कंडीशन में चला गया, तुम कितना ही मेरे से कह रहे हो सर पढ़ा लो, नहीं। यहां तक कि आपने क्या किया, अच्छा ये डॉक्टर साहब तो हाथ को बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं करा रहे, आप आए बेटा एक पिल लेके और मेरे यहां इंसर्ट कर दिया, तब भी मेरा हाथ है ऐसे के ऐसे ही है। इसको बोलते हैं हाइपरपोलराइजेशन। समझ रहे हो ना बेटा? एक एक चीज को गौर से सुनना। मतलब अगर पोलराइजेशन वाली स्टेज में है ना न्यूरॉन, तो उससे बेटा आप इजीली काम करवा सकते हो इंपल्स देके। लेकिन अगर न्यूरॉन हाइपर पोलराइजेशन में चला गया, तो उससे बेटा काम करवाना इतना आसान काम नहीं है। समझ रहे हो ना? तो बेटा मैं न्यूरॉन का सबसे पहला इवेंट शुरू कर रहा हूं मैकेनिज्म का, जिसका नाम है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के अंदर कैसा न्यूरॉन होता है, कैसा उसका एक्सॉन दिखता है, समझ रहे हो ना बेटा? कितना पोटेंशियल होता है, कौन कौन सा बेटा डिवाइस इनमें से क्लोज होगा, कौन कौन, ऐसे बोल दो बेटा कौन एक्टिव होगा कौन इनएक्टिव होगा, या ऐसे कह दूं कौन सा बेटा ओपन रहेगा कौन क्लोज रहेगा, वो हमको देखना है। कोई दिक्कत है बेटा किसी को यहां तक? कोई परेशानी? सुनिएगा जरा, पहला इवेंट देखिएगा बेटा गौर से, न्यूरॉन का, और इसका नाम है बेटा, इसको आप लोग बोलते हो पोलराइजेशन। देखो बेटा पोलराइजेशन में हमारा न्यूरॉन हमको कैसा दिखता है, ध्यान से देखना बेटा। मैंने क्या किया, ये जो आपका न्यूरॉन है बेटा, एक एक वर्ड को बहुत गौर से सुनना। ये बेटा मैंने इसका एक्सॉन बना दिया आपको। ये कौन है बोलो बेटा? एक्सॉन। जब हम लोग बेटा रेस्टिंग फेज में होते हैं ना, रेस्टिंग फेज समझ गए बेटा? जब कोई इंपल्स नहीं है, जब कोई मैसेज नहीं है, तभी तो हमारा न्यूरॉन पोलराइज रहेगा।
रेस्टिंग फेज में रहेगा। जब बेटा पोलराइजेशन होता है तो पोलराइजेशन में क्या रहता है बेटा, ये जो आपका एक्सॉन है, इस एक्सॉन के बाहर तो कौन सा चार्ज रहता है, बोलो बेटा, पॉजिटिव चार्ज। और बेटा एक्सॉन के अंदर जो चार्ज रहता है वो कौन सा चार्ज रहता है बेटा, नेगेटिव चार्ज। एक्सोलिमा के बाहर पॉजिटिव चार्ज, एक्सोलिमा के अंदर बेटा कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। समझ रहे हो ना? तो बेटा यहां पर पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। और बेटा इसकी जब हम लोग वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट होती है बेटा -60 मिली वोल्ट, सॉरी -70 मिली वोल्ट। ये जो वैल्यू है बेटा यहां पर नोट कर देता हूं आपको, ये जो आपकी -70 मिली वोल्ट बेटा जो वैल्यू है इसका नाम होता है RMP। RMP का मतलब होता है बेटा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। समझ में आ गया बेटा? अब सुनना जरा, दो क्वेश्चन आते हैं बेटा यहां पर कि पोलराइजेशन के अंदर ये जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, -70 मिली वोल्ट, ये वैल्यू किसकी वजह से होती है? समझ रहे हो बेटा? एक तो इसका रीजन क्या है, इस -70 मिली वोल्ट बड़ा किसका होता है, और दूसरा एक बार इसको मेंटेन कौन रखता है। तो सुनना बेटा, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि बेटा ये जो आपका एक्सोप्लाज्म होता है ना अंदर, इस एक्सोप्लाज्म के अंदर बेटा कुछ नेगेटिव चार्ज प्रोटीन होती हैं और बेटा कुछ नेगेटिव चार्ज कार्बोनिक एसिड होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह नाम सुना है ना बेटा, वो होते हैं। उनकी वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज होता है बेटा। लेकिन उस चार्ज को कौन मेंटेन रखता है बेटा, मैं बताऊंगा, इधर ध्यान दीजिएगा कि बेटा पोलराइजेशन के अंदर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि बेटा जब पोलराइजेशन होता है तो पोलराइजेशन के अंदर बेटा जो मैंने आपको डिवाइस पढ़ाई थी उनमें से बेटा कौन कौन सी डिवाइस एक्टिव फॉर्म में रहती हैं, कौन सी इनएक्टिव फॉर्म में रहती हैं। तो बेटा देखो मैंने आपको बता रखा है, ये कौन है बताना जरा ऊपर, ECF है कि नहीं है। यहां पर अंदर कौन होगा, ICF, हाँ कि ना। ECF में कौन ज्यादा होता है, Na+ और ICF में कौन ज्यादा होता है, K+। बेटा देखो रटने वाली बात बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको एक बात बताया था बेटा कि सोडियम पोटेशियम चैनल वो हमेशा ओपन रहते हैं, बताया ना मैंने आपको। अरे भी मैंने लिखाया था बेटा कि सोडियम पोटेशियम चैनल ऑलवेज ओपन। कोई भी बेटा एक तरीके से स्टेप हो मैकेनिज्म का, सोडियम पोटेशियम चैनल ऑलवेज ओपन रहते हैं। तो बेटा सुनना, इस पोलराइजेशन के अंदर कौन कौन एक्टिव फॉर्म में रहता है, कौन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो बेटा एक तो इसके अंदर कौन ओपन रहता है, सोडियम पोटेशियम चैनल। और सोडियम पोटेशियम चैनल में एक बात बताओ मुझे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट वर्क करते हैं कि अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। मतलब जो सोडियम पोटेशियम चैनल होगा वो बेटा Na+ को तो कहां लेके आएगा, ICF में। यस और नो? अरे बाहर ज्यादा है ना बेटा, अरे बोलो हाँ कि ना। और अंदर क्या है, कम। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग का मतलब यही तो हुआ कि Na+ को तो ECF से ICF में लेके आएगा, या ऐसे कह दूं एक्सॉन के अंदर लेके आएगा। यस और नो? और बेटा यहां से बाहर लेकर जाएगा किसको, K+ को। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो बेटा ये जो फंक्शन है इधर लिख देता हूं मैं आपको, कौन कौन एक्टिव रह रहा है पोलराइजेशन में। सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन की क्लोज, ओपन। या बेटा एक्टिव और इनएक्टिव वर्ड भी लिखे हुए आ जाते हैं, परेशान मत होना, ठीक है बेटा। ये तो ओपन है। इसके अलावा बेटा और कौन ओपन होता है यहां, इस बात को गौर से सुनना। पोलराइजेशन के अंदर बेटा आपका सोडियम
पोटेशियम पंप भी बेटा ओपन रहता है या एक्टिव रहता है? कैसे रहता है बेटा मैं बताऊंगा, इधर ध्यान दीजिएगा। ओपन ही लिख देता हूं, एक्टिव से आप परेशान हो जाओगे। सोडियम पोटेशियम पंप बेटा एक बात तो आपको पता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कैसे वर्क करता है, अपोजिट। मतलब ईसीएफ में कौन ज्यादा होता है, Na+, फिर भी Na+ को कहां लेके जाएगा, ईसीएफ में। और आईसीएफ के अंदर कौन ज्यादा होता है, K+, फिर भी K+ को कहां लेके आएगा, आईसीएफ में। समझ रहे हो ना? तो देखो बेटा कैसे वर्क करता है सोडियम पोटेशियम पंप। ये बहुत खतरनाक है और बहुत निकम्मा है बेटा। ये देखो जरा, इसकी वर्किंग देखना आप। ये क्या करता है बेटा, सोडियम पोटेशियम पंप 3 बेटा Na+ को, एक पंप की बात कर रहा हूं मैं, 3 Na+ को तो कहां लेके जाता है, आईसीएफ से ईसीएफ में। मतलब एक्जोन के कहां लेके जाता है, बाहर। और बेटा ओनली मैं आपको बता दूं 2K+ को कहां लेके आता है, बोलो जरा, आईसीएफ में। बाहर Na+ ज्यादा था ना, तब भी कहां लेके गया, बाहर। अरे ईसीएफ में कौन ज्यादा होता है, Na+, और आईसीएफ में कौन ज्यादा होता है, K+। पंप है ना बेटा, तो अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगा, अपोजिट वर्क करेगा। तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, 3 Na+ को, 3 Na+ को तो लेके जाता है ईसीएफ में, और 2K+ को लेके आता है आईसीएफ में। एक बार बेटा जब पंप वर्क करता है ना, तो अंदर एक पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे हाँ कि ना? सोचो ना बेटा, 3 पॉजिटिव बाहर गए, बदले में ओनली कितने पॉजिटिव आए, 2। हर एक पंप के बेटा रेगुलेशन में एक पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है आईसीएफ के अंदर। अरे पॉजिटिव चार्ज कम होगा तभी तो नेगेटिव चार्ज बन रहा है। नहीं आया समझ? अरे मैं जो कुछ कहना चाह रहा हूं समझ पा रहे हैं बेटा आप? मतलब देखो मैंने बहुत प्यारा क्वेश्चन सॉल्व करवाया है आपको। आपसे पूछा जाए बेटा कि ड्यूरिंग द पोलराइजेशन पोटेंशियल कितना होता है न्यूरॉन के अंदर, तो आप लोग बोलोगे -70 मिलीवोल्ट। ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है इसका रीजन तो होता है बेटा नेगेटिव प्रोटीन और कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन बेटा जो इसको मेंटेन रखता है वो कौन है, आपका सोडियम पोटेशियम पंप। नहीं आया समझ? अरे कोई दिक्कत बेटा, कोई परेशानी किसी को? गौर से फिर सुन लो कि पोलराइज, इससे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, चैनल से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चैनल कैसे वर्क करता है, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक Na+ को लेके आया, एक K+ को ले गया, कोई फर्क नहीं पड़ा पोटेंशियल पे। समझ रहे हो ना? या ऐसे कह दूं बेटा कि सोडियम पोटेशियम चैनल से न्यूरॉन की मैकेनिज्म पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ये ऑलवेज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वर्क करता है। समझ रहे हो ना बेटा? अकॉर्डिंग समझ रहे हैं ना, हाई टू लो, ये होता है बेटा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। और अपोजिट का मतलब हाई को हाई करेगा और लो को लो करेगा। पहले ही Na+ अंदर कम था, बाहर ज्यादा था, फिर भी अंदर क्या कर रहा है, कम को कम ही करता जा रहा है। समझ रहे हो ना बेटा? इसी को बोलते हैं अपोजिट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। समझ में आया कि नहीं आया? तो सुनो बेटा, पोलराइजेशन के अंदर कौन कौन एक्टिव है, सोडियम पोटेशियम चैनल, बोलो बेटा ओपन की क्लोज, ओपन, ये तो हमेशा ओपन रहते हैं। चैनल तो बेटा कभी बंद होता ही नहीं है। समझ में आ गया? लेकिन इसमें बेटा एक चीज और ओपन है, जिसका नाम क्या है, बोलो बेटा, सोडियम पोटेशियम पंप, ये भी ओपन है। लेकिन बेटा क्या मैंने आपसे यहां पर चर्चा करी है सोडियम वोल्टेज गेट की? नहीं। और अगर बेटा मैंने चर्चा नहीं करी है तो आप समझ जाना कि सोडियम वोल्टेज गेट यहां पर कैसा ही रहेगा, क्लोज। यस और नो? तो यहां पर बेटा आपका जो पोटेशियम वोल्टेज गेट है, कौन सा गेट बोलो जरा, पोटेशियम वोल्टेज गेट, ये भी कैसा रहेगा, बोलो बेटा जी, क्लोज रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा आप केवल एक्टिव वाले याद रख लो कि कौन कौन बेटा पोलराइजेशन के अंदर एक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो एक तो सोडियम पोटेशियम चैनल
और एक सोडियम पोटेशियम पंप। कोई दिक्कत बेटा किसी को? और ये जो पोटेंशियल होता है इसके अंदर, इसका नाम होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसकी वैल्यू कितनी होती है? माइनस, बोलो ना, -70 मिलीवोल्ट। कोई दिक्कत बेटा किसी को? अब मैं एक बात आपको बता देता हूं कि बेटा ये जो आरएमपी है, ये जो आपने पढ़ा था अभी आरएमपी, इसकी वैल्यू कितनी है बोलो बेटा? इसको बनाता कौन है? मेड अप ऑफ, बोलो ना, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन और नेगेटिव बेटा कुछ आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। कई जगह बेटा ये ऑर्गेनिक एसिड भी लिखे हुए आ जाते हैं। समझ में आ गया बेटा? लेकिन इसको जो मेंटेन रखता है या बेटा जो इसको रेगुलेट करता है, उसका नाम होता है सोडियम पोटेशियम पंप। कोई दिक्कत बेटा किसी को? तो पहला इवेंट समझ में आ गया। नाम क्या है उसका? पोलराइजेशन। बेटा पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? रेस्टिंग फेज। आपका न्यूरॉन के पास अभी कोई इंपल्स नहीं है। समझ में आ गया ना? कोई इंपल्स नहीं बेटा, मतलब पोलराइज्ड है। तभी तो बेटा मैं कह रहा था आप लोगों से, आपका न्यूरॉन मतलब आपका नर्वस सिस्टम कोई वर्क करे या ना करे, तब भी बेटा उसमें आपकी एनर्जी जो होती है ना, वो खर्च होती रहती है, क्योंकि आपका न्यूरॉन ऑलवेज कैसा रहता है? पोलराइज्ड। और पोलराइज्ड यदि है तो कौन वर्क कर रहा है? सोडियम पोटेशियम पंप। उसके लिए एनर्जी चाहिए बेटा, समझ रहे हो ना? और छोटी मोटी एनर्जी नहीं बेटा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तभी तो मैंने आपको बोला था बेटा कि हम जितनी एनर्जी इंटेक करते हैं ना एक दिन में, उसका 85% बेटा कंज्यूम कहां हो जाता है? हमारे नर्वस सिस्टम में। बच कुछ जो 15% है, उससे आप सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, जितने भी फिजिकल फंक्शन है, ये जो भी कुछ आप कर रहे हो। समझ रहे हो ना बेटा? मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि नाइट में बेटा हम लोग खाना पीना खा के सोते हैं, सुबह होते होते हमको भूख लगती है, कोई फिजिकल वर्क नहीं किया, बिकॉज हमारा न्यूरॉन तो कैसा था? पोलराइज्ड था। सुन रहे हो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब अगला सुनना। सेकंड बेटा जो इवेंट है उसका नाम होता है बेटा डिपोलराइजेशन। ये क्या होता है बेटा? बहुत गौर से सुनना मुझे। डिपोलराइजेशन, इस डिपोलराइजेशन को बेटा मैं आपसे डिस्कस करूं, इधर ध्यान दीजिएगा। क्या होता है बेटा डिपोलराइजेशन? एक बात तो बेटा मैं आपको बता देता हूं, ये कब होगा डिपोलराइजेशन? जब कोई कौन आ जाएगा? बोलो बेटा इंपल्स। बिना इंपल्स के नहीं होगा बेटा, ये कोई स्टिमुलेशन आएगा तो ही तो डिपोलराइजेशन होगा। या कोई इंपल्स आ जाए या कोई कौन आ जाए, बोलो बेटा स्टिमुलेशन। और ये स्टिमुलेशन, इसको सबसे पहले कौन डिटेक्ट करेगा? डेंड्रॉन। पता है ना बेटा? रिसीव भी कौन करेगा? डेंड्रॉन। ये आता है बेटा डेंड्रॉन के पास, और डेंड्रॉन जो होता है इसको बेटा ट्रांसफर कर देता है साइटोन के पास। एक बात और बताता हूं बेटा, मैं आपको, आपके सिलेबस में वैसे है नहीं, बट एक क्वेश्चन आया था, मैं उसको स्पेशल पॉइंट्स में लिखा दूंगा। हमारा ये जो डेंड्रॉन होता है ना बेटा, और ये जो साइटोन होता है, इनके बेटा जंक्शन पर अप्रोक्सीमेट, जहां पर ऐसे मान लो या ऐसे समझ लो बेटा कि साइटोन जो होता है ना, साइटोन से फिर इंपल्स कहां जाता है बेटा? एक्सॉन में जाता है कि नहीं जाता है? एक्सॉन में। और एक्सॉन से बेटा ये ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे वाले न्यूरॉन को। आपको पता है ना? या बेटा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को जानते हो ना इस बात को? तो अब सुनना बेटा, समटाइम क्या रहता है बेटा, इंपल्स जो होता है ना, स्टिमुलेशन जो होता है वो कम होता है,
लेकिन हमारा बेटा ये जो न्यूरॉन है ना, इसके पास अपना एक एम्पलीफायर भी होता है। एम्पलीफायर जानते हो आप किसको बोलते हैं? ना पढ़ा एम्पलीफायर? ट्रांजिस्टर, ये डायोड वायोड ना पढ़े? अरे फिजिक्स ना पढ़ी? एनपी ऐसे पढ़े होंगे ना, 12th क्लास, एनपीएन वगैरह कुछ ऐसे आते हैं, पीएनपी। अरे एम्पलीफायर, ये एम्पलीफायर है जो चल रहा है। एम्पलीफायर का मतलब जो लो इंटेंसिटी होती है ना बेटा, उसको हाई कर देता है, वो एम्पलीफायर है। हमारे न्यूरॉन के पास में बेटा एक ऐसा डिवाइस भी होता है, अगर स्टिमुलेशन की इंटेंसिटी कम है ना, इंपल्स की इंटेंसिटी कम है, तो उसको बूस्ट कर देता है। उस जगह का नाम होता है बेटा एक्जॉन हाई लॉक। मैं बताऊंगा उसको, स्पेशल पॉइंट्स में लिखाऊंगा, एनसीईआरटी में नहीं है बट मैं फिर भी लिखाऊंगा। एक बार उस वर्ड को सुन तो ले ही लेना बेटा, है ना, क्योंकि पहले ना आई थिंक ऐसे मान लीजिए बेटा आप 2005 से पहले एक्जॉन हाई लॉक पर कम से कम 5 से 6 बार क्वेश्चन आया था। तो उस वर्ड को तो बेटा मन में तो रख ही लेना कि ऐसा कुछ होता है, भले ज्यादा गौर मत करना, बट इधर देखो आप। तो इधर देखिए बेटा, डिपोलराइजेशन कब होगा? जब कौन आ जाएगा? बोलो बेटा, इंपल्स। ये बेटा आएगा तो हमारा न्यूरॉन जो है ना, जो पहले कैसा था, रेस्ट में, अब बेटा वो क्या होने लगता है? बोलो, डिपोलराइज्ड होने लगता है। समझ में आ रहा है? अब डिपोलराइजेशन किसको बोलते हैं बेटा? इधर ध्यान दीजिएगा, पूरा ध्यान बेटा बोर्ड पे। ये बेटा मैंने आपको ये न्यूरॉन बना दिया, न्यूरॉन का बेटा एक्जॉन बना दिया अगेन। ठीक है बेटा, इसके बाहर कौन? ईसीएफ, इसके अंदर कौन? आईसीएफ। समझ रहे हो बेटा? क्या होगा देखो, इधर बहुत गौर से देखना बेटा। आपको पता है बेटा, पोलराइजेशन के अंदर अंदर कितना पोटेंशियल था? -70 मिली वोल्ट था कि नहीं था बेटा? अब सुनिएगा जरा, कौन कौन एक्टिव थे बताना मुझे जरा। सोडियम पोटेशियम चैनल, सोडियम पोटेशियम पंप, और तो कुछ चालू नहीं था बेटा, है ना, सब बंद था। जैसे ही बेटा इंपल्स पहुंचता है किसके पास में? इस एक्जॉन के पास में। जैसे इंपल्स बेटा एक्जॉन के पास में पहुंचता है, सबसे पहले क्या काम होता है मैं आपको बताऊंगा बेटा। इंपल्स के आते ही जैसे स्टिमुलेशन पहुंचता है बेटा, व्हेन इंपल्स रीच्ड एट, कहां पर पहुंच रहा है? बोलो बेटा, एक्जॉन। जैसे ही बेटा ये पहुंचता है, वैसे ही बेटा तुरंत के तुरंत यहां से जो सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है वो बेटा क्लोज हो जाता है, या कह दो बेटा इनएक्टिव हो जाता है। जैसे स्टिमुलेशन आया वैसे ही सबसे पहले कौन बंद होता है? बोलो बेटा, सोडियम पोटेशियम पंप। और आपको पता है ना, अंदर नेगेटिव चार्ज को बेटा कौन मेंटेन किए हुए था? सोडियम पोटेशियम पंप। मतलब इतना तो आपकी समझ में आ गया, अगर ये सोडियम पोटेशियम पंप बंद होगा तो आईसीएफ के अंदर बेटा जो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू है वो क्या होने लगेगी? कम। और पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होने लगेगा? इंक्रीज होने लगेगा। तो बेटा ये जो वैल्यू है, जैसे ही बेटा सोडियम पोटेशियम पंप क्लोज होते हैं, इनके क्लोज होने से बेटा मैं यहां पर भी मेंशन कर दूं, ये जो पोटेंशियल था -70 मिली वोल्ट, ये बेटा कम होकर कितना रह जाता है? -60 मिली वोल्ट। धीरे धीरे कम होता आ रहा है, फिर 0 होगा, फिर प्लस में बढ़ेगा बेटा। अब सुनना जरा, -70 इससे हो गया बेटा -60, ये बेटा जो आपका 10 मिली वोल्ट का क्या है? बोलो बेटा, डिफरेंस। ये जो 10 मिली वोल्ट का बेटा जो डिफरेंस है, इसको बेटा जी आप लोग नाम देते हो
10 मिली वोल्ट का बेटा ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आप लोग नाम देते हो बेटा थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशन। इसका मतलब क्या होगा बेटा मैं अभी बताऊंगा। इसको आप लोग बोलते हो थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशन। और बेटा ये जो पोटेंशियल हो गया है -60, इसका नाम होता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अब सुनना बेटा जरा क्या होगा। जैसे ही बेटा थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशन आ जाता है, समझ रहे हो आप, कौन आ जाता है? थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशन आ जाता है। वैसे के वैसे ही बेटा यहां पर आपके एक वोल्टेज गेट ओपन हो जाते हैं और उनका नाम होता है बेटा सोडियम वोल्टेज गेट। अरे कौन से गेट बोलो बेटा? सोडियम वोल्टेज गेट। ये बेटा सोडियम वोल्टेज गेट आपके क्या हो जाते हैं? ओपन। और आप सब जानते हो कि सोडियम पोटेशियम पंप जैसे बंद हुआ, अंदर नेगेटिव चार्ज कम होने लगेगा। ये -70 से होगा -60। ये जो 10 का डिफरेंस हुआ है, इसका नाम होता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशन। और ये जो पोटेंशियल है -60, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। जैसे ही बेटा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आ जाता है, या ऐसे कह दूं इस एक्सॉन के अंदर जैसे ही ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशन बेटा क्रिएट हो जाता है, इसके बेटा क्रिएट होते ही यहां पर कौन ओपन हो जाते हैं? सोडियम वोल्टेज गेट। और आप सब जानते हो सोडियम वोल्टेज गेट कैसे वर्क करते हैं? अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यस और नो? अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क कर रहे हैं। और नाम क्या है? सोडियम वोल्टेज गेट। तो सोडियम ज्यादा होता कहां है? ईसीएफ में। कम कहां होता है? आईसीएफ में। अरे Na+ का इनफ्लक्स होगा। इनफ्लक्स का मतलब है बेटा Na+ कॉन्टिन्यू ईसीएफ से कहां आएगा? आईसीएफ में। और बेटा कॉन्टिन्यू यदि Na+ आएगा आईसीएफ में, दैट मींस अंदर बेटा कौन सा चार्ज क्रिएट होने लगेगा? पॉजिटिव चार्ज। यस और नो? तो पहले तो बेटा -70 से -60 हुआ। -60 होते ही सोडियम वोल्टेज गेट ओपन। अब पंप तो बंद हो चुका है, जो अंदर नेगेटिव चार्ज को मेंटेन रख रहा था। और बेटा नेगेटिव चार्ज को मेंटेन करने वाला तो बंद कर दिया, और पॉजिटिव चार्ज को बिल्ड करने वाला ओपन कर दिया। तो बेटा ये वैल्यू पहले -70, -60, -50, -40, 0, और बेटा ये प्लस में होती होती हो जाती है अप्रोक्सीमेट +35। और जब बेटा +35 वैल्यू हो जाती है, उस +35 वैल्यू को आप लोग नाम देते हो एक्शन पोटेंशियल। और बेटा एक्शन पोटेंशियल का जनरेट होना, इस प्रोसेस का नाम होता है डिपोलराइजेशन। नहीं आया समझ? तो बेटा हर एक लाइन को गौर से सुनना कि बेटा जी डिपोलराइजेशन में क्या हुआ। पहले इंपल्स आया, इंपल्स ने आते ही किसको बंद किया? सोडियम पोटेशियम पंप को। यस और नो? अंदर नेगेटिव चार्ज डिस्टर्ब हुआ या कम होने लगेगा? बिल्कुल लगेगा, मेंटेन तो यही कर रहा है। ये हो गया -70 से -60। इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशन। थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशन -60 मिलीवोल्ट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ये जो स्टिमुलेशन है, ये ऐसा स्टिमुलेशन है जो किसको ओपन कर देता है? सोडियम वोल्टेज गेट को। सोडियम वोल्टेज गेट वर्क करता है अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। Na+ कंटिन्यू अंदर आएगा और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। और बेटा ये जो वैल्यू है, पहले ये जो 70 है, यहां से कितनी हुई थी बोलना जरा? -60 मिलीवोल्ट। यस और नो? और यहां से बेटा ये बिल्ड होती होती ये हो जाती है +35 मिलीवोल्ट। यस और नो? और ये जो +35 मिलीवोल्ट है, इसी का नाम होता है बेटा एक्शन पोटेंशियल। यस और नो? सुनना बेटा जरा, आपने ये लिखा है ना सोडियम वोल्टेज गेट ओपन, इसके नीचे लिखना बेटा, आप इसके नीचे आगे रन कर देना कि सोडियम वोल्टेज गेट ओपन हो गए। तो बेटा बोलना क्या होगा?
इनफ्लक्स Na प्लस इन कहा होगा बोलो, ICF, यस और नो। और बेटा ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी +35 मिलीवोल्ट, और इसको बेटा आप लोग बोलोगे जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। और बेटा जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, इसी का नाम होता है आगे जाके कौन बोलो, डिपोलराइजेशन। समझ में आ गया बेटा यहां तक? ये बेटा डिपोलराइजेशन। अब आप मुझे एक बात बता दो, डिपोलराइजेशन के अंदर कौन ओपन और कौन क्लोज, बताओ बेटा जरा। सोडियम पोटेशियम पंप बेटा कैसे थे बोलो, क्लोज। बेटा सोडियम वोल्टेज गेट कैसे हैं बोलो बेटा, ओपन। ओपन है बेटा। अच्छा और भी कोई ओपन है क्या? मत भूलना बेटा कभी जिंदगी में, सोडियम पोटेशियम चैनल, लेकिन इनका होना और ना होना एक जैसा है। बोलो बेटा कोई दिक्कत हो तो, कोई परेशानी किसी को, कोई मुसीबत किसी को नहीं? तो बेटा ये जो इवेंट है इसका नाम क्या होता है बोलो, डिपोलराइजेशन। अब सुनना बेटा डिपोलराइजेशन में क्या होता है, इधर ध्यान दीजिएगा कि बेटा जब ये आपका न्यूरॉन डिपोलराइज होता है, यहां पर लिख देता हूं बेटा, न्यूरॉन कैसा हो गया बोलो बेटा जी, डिपोलराइज्ड। तो बेटा वे दो काम करता है, या तो बेटा इस इंपल्स को, किसको बोलो बेटा, इंपल्स को, या तो ट्रांसमिट कर देगा अगले न्यूरॉन को, समझ रहे हो ना, अरे अगले न्यूरॉन को ट्रांसफर कर देगा, या किसको ट्रांसफर कर देगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, समझ रहे हो ना बेटा जी। तो इंपल्स को या तो कहां पहुंचा देगा बोलो, सिनेप्स को, या बेटा कहां पहुंचा देगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, और खुद क्या होने लगेगा अगेन, पोलराइज, जिससे अगले वाला इंपल्स आने लगे। अरे मैंने बताया था ना बेटा, ऐसा तो नहीं है कि इंपल्स को पहुंचाने का काम है, अपने इंपल्स को ट्रांसमिट करके नेक्स्ट इंपल्स के लिए रेडी है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, सुनने का काम भी तो न्यूरॉन ही कर रहे हैं ना। मैंने अभी एक वर्ड बोला, मान लो न्यूरॉन डिपोलराइजेशन, पहले मैंने बोला न्यूरॉन, आपने सुन लिया ना, हाँ कि ना, ये ट्रांसमिट हो गया इंपल्स ब्रेन को, हो गया। अब मैंने अगला वर्ड बोला डिपोलराइजेशन, ये भी ट्रांसमिट हो गया। मतलब न्यूरॉन क्या करता है बेटा, डिपोलराइज होके उस इंपल्स को या तो सिनेप्स को दे देता है अगले न्यूरॉन को, और खुद अगेन क्या हो जाता है, पोलराइज। लेकिन उसको पोलराइजेशन नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, रिपोलराइजेशन। नहीं आया समझ? तो बेटा अभी आप जो थर्ड इवेंट पढ़ोगे उसका नाम क्या होगा, रिपोलराइजेशन। यहां तक कोई तकलीफ है किसी को? तो बेटा कौन एक्टिव कौन क्लोज समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई परेशानी तो नहीं है? अगला सुनना बेटा, अरे बेटा मैं एक सिंपल सी बात बोलूं आप लोगों को, अगर डॉक्टर रविंद्र का पढ़ाया हुआ कंडक्शन ऑफ इंपल्स समझ में नहीं आया ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं, इस ब्रह्मांड में कोई टीचर नहीं बना जूलॉजी का जो तुमको पढ़ा दे। क्योंकि दुनिया का जो सबसे बेस्ट वे है ना, वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर आपने पहले पढ़ा होता ना तो आपको एहसास भी हो जाता, क्या सच में पढ़ा तो था पर समझ में नहीं आया था। और मैं लिटरली बता रहा हूं आपको, अभी ये चैप्टर हुआ नहीं है, इसको होने दो। ये फिर जैसे
ब्रीदिंग इन गैसियस एक्सचेंज में सिग्मोइड कर्व अपने आप में आज तक एक डिजीज है स्टूडेंट्स के लिए। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में कार्डियक साइकिल ईसीजी आज तक की डिजीज है। देयर इज नो ट्रीटमेंट, देयर इज नो वैक्सीनेशन। ऐसे ये जो चैप्टर है न्यूरो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरॉन, एक चलती फिरती डिजीज है। और डिजीज भी छोटे मोटे लेवल की नहीं, लाइक HIV, नो ट्रीटमेंट, नो वैक्सीनेशन। समझ रहे हो ना बेटा? लेकिन इसको इतना इजी बना दूंगा ना, अभी थोड़ी देर रुको। और ये इतना टफ है ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है पता है? हम चीजों को रिलेट नहीं कर पाते कि यार कब क्या हो रहा होगा, पोलराइजेशन का मतलब क्या, डिपोलराइजेशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि खेल चल रहा है, ये Na+ पोटेशियम सोडियम, क्या कहानी चल रही है। बहुत आसान है बेटा, खाली बस इतना याद रखना था हमको, वो मैंने आपको स्टार्ट में पहले ही बता दिया। पंप वर्क करता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, और उसको छोड़कर सब कैसे वर्क करते हैं? अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब मुझे यही तो बताना कि कौन कहां ज्यादा था। ECF में कौन ज्यादा था? सोडियम, और ICF में पोटेशियम। अब जो वर्क कर रहा है वो जैसा वर्क करता है ऐसा वर्क करवा दो। पंप वर्क कर रहा है तो अपोजिट वर्क करवा दो, उसके अलावा कोई और वर्क करे तो अकॉर्डिंग वर्क करवा दो। है क्या न्यूरॉन की मैकेनिज्म में? कोई दिक्कत बेटा किसी को? यहां तक आगे देखते हैं। अब इस इंपल्स को ट्रांसमिट कर दिया आगे, इसके बाद बेटा थर्ड इवेंट शुरू हो जाएगा जिसका नाम होगा रिपोलराइजेशन। देखो बेटा जी, ये रिपोलराइजेशन कब होगा? जब समझ में आ गया इंपल्स को ट्रांसमिट कर दिया जाएगा तब होगा बेटा रिपोलराइजेशन। समझ में आ गया? मत देख उसको, कुछ ना रखा उसमें। पेज नंबर 316, इधर देखो। रिपोलराइजेशन में क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा कि बेटा जो इंपल्स था, व्हेन इंपल्स ट्रांसमिट टू, कहां ट्रांसमिट कर दिया? या तो बेटा सिनेप्स को और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। अब बेटा कौन शुरू हो जाएगा? रिपोलराइजेशन। क्या होगा बेटा, ध्यान देना रिपोलराइजेशन में। अगेन बेटा मैंने ये आपको कौन बना दिया? एक्सॉन। अभी बेटा क्या कहानी थी बताना जरा। अंदर कौन भरा पड़ा था? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव बिल्ड हो गया ना अंदर, इस चार्ज को मत बनाना। लो मैं बता देता हूं बेटा। इससे पहले बेटा कितना पोटेंशियल था इसके अंदर? +35। पता है ना सबको? +35 मिलीवोल्ट ये बेटा पोटेंशियल था। जैसे ही बेटा ये एक्सॉन इस इंपल्स को आगे वाले न्यूरॉन पर ट्रांसफर कर देता है, वैसे के वैसे बेटा जैसे ही ट्रांसमिट होता है ना, तुरंत के तुरंत यहां से बंद होते हैं सोडियम वोल्टेज गेट। सोडियम वोल्टेज गेट ये क्या हो जाते हैं बोलो बेटा जरा? क्लोज हो जाते हैं। और सोडियम वोल्टेज गेट जैसे ही क्लोज होते हैं, कौन एक्टिव होने लगता है? सोडियम पोटेशियम पंप। अरे देखो पीछे क्या हुआ, ये तो मौके का खेल है बेटा। पंप जब बंद हुआ था तो ये चालू हुए थे, ये जब बंद होंगे ये थोड़ी ना पीछे रहेगा ना। और सुनो, गुस्से में और क्या काम करता है? जैसे ही बेटा ये बंद होंगे ना, एक तो कौन ओपन होता है? सोडियम पोटेशियम पंप, ये ओपन हो जाता है। और बेटा ना खुद ओपन होता है, कहता है किससे? पोटेशियम वोल्टेज गेट से। तू भी ओपन हो जा जल्दी से, क्योंकि बहुत परेशान कर लिया हमको इस सोडियम वोल्टेज गेट ने डिपोलराइजेशन में। अब हमारा वक्त आ गया, सोचो जरा कितना फास्ट काम होगा। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप हुआ एक्टिव, समझ रहे हो ना बेटा, अगेन नेगेटिव चार्ज अंदर बिल्ड होने लगेगा।
और इसका हेल्प करने के लिए कौन भी ओपन हो गया? सोडियम वोल्टेज गेट। ये क्या करेगा? अरे बताओ ना, अंदर कौन ज्यादा होता है? पोटेशियम। उसका क्या करेगा? इफ्लक्स, बाहर जा। अरे पोटेशियम बाहर जा रहा है और पंप हर एक बार में नेगेटिव चार्ज को बिल्ड कर रहा है। अगेन बेटा मेम्ब्रेन के अंदर कौन क्रिएट होने लगेगा? नेगेटिव चार्ज। समझ रहे हो ना? और बेटा जब ये +35 से अगेन कितना हो जाएगा? -70 मिलीवोल्ट। इसी का नाम होता है बेटा रिपोलराइजेशन। समझ में आया कि नहीं आया? तो सुनना बेटा, ये क्या काम करता है बताना जरा बेटा। इनफ्लक्स की इफ्लक्स, इफ्लक्स करेगा बेटा, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। मतलब बेटा पोटेशियम को कहां भेजेगा? बाहर। कहां? ईसीएफ में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। आईसीएफ से निकाल निकाल के भेजेगा कि नहीं भेजेगा? कोई दिक्कत बेटा किसी को? कोई परेशानी किसी को? अब सुनना, अगेन बेटा ये हो गया क्रिएट -70 मिलीवोल्ट। और ये जब बेटा क्रिएट हो गया तो इसी स्टेप को बेटा जी हम लोग नाम देते हैं रिपोलराइजेशन। क्या नाम होता है बोलो बेटा? रिपोलराइजेशन। लेकिन एक बात और बता देता हूं बेटा, इस +35 मिलीवोल्ट से -70 मिलीवोल्ट होने में जो बेटा वक्त लगता है, या ऐसे कह दो डिपोलराइजेशन से रिपोलराइजेशन होने में जो वक्त लगता है, उसका नाम होता है बेटा रिफ्रैक्टरी पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्टरी पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा ये। इसको मैं आगे लिखा देता हूं यहां पर, इधर देखो। रिपोलराइजेशन में बेटा +35 मिलीवोल्ट से कितना हो गया? पहले के बराबर हो गया ना बेटा। अब इसमें बेटा जो टाइम लगता है, जो टाइम ड्यूरेशन है, इसी का नाम होता है बेटा रिफ्रैक्टरी पीरियड। समझ में आया कि बेटा नहीं आया? अरे कोई तकलीफ है बेटा किसी को यहां तक? अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इधर लास्ट में, कि रिपोलराइजेशन जो है बेटा, रिपोलराइजेशन, इसके अंदर कौन क्लोज कौन एक्टिव? बताओ ना बेटा। सोडियम पोटेशियम पंप। अरे बताओ ना। ओपन। सोडियम वोल्टेज गेट, वेरी गुड, क्लोज। पोटेशियम वोल्टेज गेट कैसे बोलो बेटा? ओपन। और एक और ओपन था, सोडियम पोटेशियम, क्योंकि ये तो कभी बंद होते ही नहीं है। पता है ना बेटा? कोई तकलीफ हो तो बेटा मुझे यहां तक बोलो। ये बेटा यहां पर आके न्यूरॉन की मैकेनिज्म आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब एक रह जाता है इसमें हाइपर पोलराइजेशन। वो क्या है बेटा? वो दिया हुआ है, एनसीईआरटी में पढ़ाऊंगा, छोड़ूंगा कुछ ना बेटा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो पहले मुझे आप ये बताओ। अब मैं ना बेटा एक बहुत खतरनाक वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। एक परमेबिलिटी पे क्वेश्चन आता है, दोनों की परमेबिलिटी पे, कि कौन से इवेंट में किसकी परमेबिलिटी ज्यादा होती है Na+ और K+ में से। ठीक है, तो देखो बेटा, दो का आंसर तो आप मुझे बहुत आसानी से कर दोगे। देखो इधर, चलो मैं लास्ट में लिखाता हूं, यहां पर लिखाऊंगा ना तो फिर आप परेशान होंगे। इधर देखो बेटा, क्वेश्चन आएगा यहां से और गलत करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया है, जो जैसा दिखता है वैसा होता है ही नहीं।
हाँ, अगर ये सोच के बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया कभी कि रविंद्र ने पेपर बनाया है, जो हम सोच रहे हैं वो तो आंसर होगा ही नहीं, तो फिर वो मार्किंग कर सकते हैं आसानी से। बट अगर खुद का दिमाग लगाया तो आपके बैच के अलावा क्यों, आपको तो दिमाग लगाना सीख गए कि क्वेश्चनों को कैसे अटेम्प्ट करना है। आपको क्वेश्चन जैसे आसान सा दिखता है ना, आपके मन में एक चीज तो चली जाती है कि इसमें कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं, दोबारा पढ़ लेना चाहिए, है ना। इधर देख बेटा इरफान, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा आपको परमेबिलिटी पे। परमेबिलिटी का बेटा कंपैरिजन है ये, ऑफ Na प्लस एंड K प्लस। देखो बेटा, पोलराइजेशन, सेकेंडरी स्टेप कौन सा था, डिपोलराइजेशन, और थर्ड इवेंट कौन सा था, रिपोलराइजेशन। ठीक है बेटा, चलो बेटा आप मुझे बताओ सोच के, डिपोलराइजेशन में किसकी परमेबिलिटी ज्यादा होगी, सोडियम की ना। बिल्कुल सही बात है बेटा, क्योंकि सोडियम वोल्टेज गेट ओपन है, हां की ना। अच्छा, रिपोलराइजेशन में बताएगा कोई, रिपोलराइजेशन पोटेशियम की। अच्छा, पोलराइजेशन में बताएगा कोई, किसकी परमेबिलिटी ज्यादा, नहीं बराबर नहीं होती, ज्यादा होती है। किसकी, सोडियम की। कैसे सोचा, क्योंकि वो, हाँ यही तो मैं कहना चाह रहा था ना, ऐसा ना होता बेटा, पोटेशियम की ज्यादा होती है। ये सोचने पर बहुत अजीब सा लगेगा, लेकिन अभी एक्सप्लेन करूंगा तब समझ में आएगा, और यहीं से क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग गलती कहां कर सकते हो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। बेटा K प्लस की ज्यादा होती है, Na प्लस की कम होती है। अब आप मैंने पता है क्या सोच रहे होंगे, सर एक बात बताओ कि वहां पर तो सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव था और वो 3 Na प्लस को लेके जा रहा था, तो पोटेशियम आ रहे थे, हाँ कि ना। और सर ना वहां पर पोटेशियम वोल्टेज गेट ओपन था, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पोटेशियम के लिए परमेबिलिटी ज्यादा थी। मैं बताता हूं बेटा, जिसको आप अपने माइंड में ऐसे विजुअलाइज कर रहे हो ना, क्या सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा था, 3 सोडियम को लेके जा रहा था, वो बेटा जबरदस्ती लेके जा रहा था, मेम्ब्रेन की उसमें कोई विल नहीं थी। मेम्ब्रेन की विल होती, सुन रहे हो एक बात, अगर मेम्ब्रेन की विल होती ना तो बेटा, तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता ना कि अपोजिट। जिसको आप अपने मन में सोच रहे हो ना, क्या कि 3 सोडियम जा रहे थे, आप सही सोच रहे हो, लेकिन क्या वो अपनी मर्जी से जा रहे थे, क्या वो अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे थे, नहीं, वो अपोजिट जा रहे थे, एनर्जी से जा रहे थे बेटा। Na प्लस की जाने की कोई इच्छा नहीं थी, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहां खोपड़ी में बिठा लेना, मैंने परमेबिलिटी पूछी है, जबरदस्ती तो आप किसी को कहीं भी ले जाओ, समझ रहे हो ना। मैं कहूं भाई साहब दिल्ली चल रहे हो, आपका नहीं है दिल, दैट मीन्स आपकी विल नहीं है जाने की। अब मैं आपको उठाऊं गाड़ी में पटके ले जाऊं और कह दूं देखो ये दिल्ली आ गया, दिल्ली के लिए इसकी एफिनिटी ज्यादा है ना, आपको जबरदस्ती लाया गया है, आपकी एफिनिटी ज्यादा नहीं है। समझ रहे हो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इस बात को यहां खोपड़ी में बिठा लेना कि बेटा पोलराइजेशन में लगता ऐसा है हमको कि किसके लिए परमेबिलिटी ज्यादा है, एक्जॉन की, सोडियम के लिए, बट होती किसके लिए है, पोटेशियम के लिए। यहां लिख लो इसको जल्दी से। नोट किया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। डॉक्टर साहब सोडियम पोटेशियम चैनल कौन से इवेंट में स्टार्ट रहता है, आपसे पूछ रहा हूं। सोडियम पोटेशियम चैनल, ऐसे इवेंट का नाम बताओ न्यूरॉन मैकेनिज्म का जहां पर सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन रहता हो।
हमेशा ही रहता है, वो बंद ही नहीं होता। डॉक्टर साहब आपका ध्यान नहीं था पूरी क्लास में, ये तो बहाने होते हैं। अब ध्यान कहां था पूरी क्लास में? आप फिजिकली यहां थे, मेंटली यहां नहीं थे। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, अभी पढ़ लेना है ना, रिकॉर्डिंग देख लेना घर जाके। मैं आपको क्या बोला बेटा कि जब रिपोलराइजेशन होता है तो अगेन बेटा कितना पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है? -70 मिली वोल्ट। समझ गए ना? इसको क्या बोल दिया हमने? रिपोलराइजेशन। मतलब न्यूरॉन दोबारा से रेस्टिंग फेज में आ गया। लेकिन समटाइम क्या होता है बेटा, ये जो न्यूरॉन का पोटेंशियल है ये -70 ना होके ये -80 और -90 तक हो जाता है, और उसका नाम होता है हाइपर पोलराइजेशन। ऐसा कैसे होता है बेटा, मैं बताता हूं, सुनना। जनरली बेटा हमारे ये जो पोटेशियम वोल्टेज गेट है ना, ये बंद हो जाते हैं। कब? जब ये वाला बेटा स्टेबलाइज हो जाता है पोटेंशियल, तब। मतलब जैसे -70 हुआ ना, वैसे बेटा कौन बंद हो जाते हैं? पोटेशियम वोल्टेज गेट। पोटेशियम वोल्टेज गेट का भी तो रोल था। पोटेशियम वोल्टेज गेट क्या कर रहा था? पोटेशियम को बाहर भेज रहा था, हां कि ना? पोटेशियम का इफ्लक्स कर रहा था, ईसीएफ में भेज रहा था ना, तभी तो अंदर नेगेटिव चार्ज आ रहा था। अब समटाइम क्या होता है बेटा, पोटेशियम वोल्टेज गेट भूल जाता है बंद होना, कि मेरे को बंद भी होना है। मैं क्या बोल रहा हूं आपको? जर्नली पोटेशियम वोल्टेज गेट जैसे ही बेटा -70 मिली वोल्ट पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है अंदर, बंद हो जाते हैं। लेकिन समटाइम पोटेशियम वोल्टेज गेट लॉन्ग ड्यूरेशन तक ओपन रह जाते हैं, और जब लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर वो ओपन रह गया तो कंटिन्यू वो तो पोटेशियम को बाहर लेके चला जाएगा, और लेता जाएगा तो अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा। समझ रहे हो ना बेटा? और ये कितना हो जाता है? -80 -90, और इसको बोलते हैं बेटा क्या? हाइपर पोलराइजेशन। बेटा अगर न्यूरॉन आपका पोलराइज्ड है तो उसको इंपल्स पहुंचाना आसान है। वो बेटा अगर न्यूरॉन पोलराइज कंडीशन में है तो बेटा उसके अंदर मैं एक बात बोलूं कि बेटा इंपल्स को डिटेक्ट करना, रिसीव करना आसान है। लेकिन बेटा वो कितना नेगेटिव में पोटेंशियल लेके पड़ा है? -80 -90। बेटा -80 -90 पर हम हाइपर पोलराइजेशन बोल देते हैं, लेकिन माइनस में वैल्यू तो 100 से भी ऊपर चली जाती है। समझ रहे हो ना आप? अरे कभी सर्जरी का नाम सुना है? सर्जरी का, मेरे यहां पर कोई इंजरी हुई, डॉक्टर साहब ने बोला भाई साहब सूचरिंग होगी। मैंने बोला ना ना, सूचरिंग करेगा मेरे को पेन होगा, दर्द होगा। मेरे को दर्द ना होने देता वो, पता है क्या करता है? यह ऐसे इंजेक्शन से लगाता है चारों साइड में। पता है वो क्या कर देता है? मेरे जो न्यूरॉन है ना, इनको हाइपर पोलराइजेशन वाली स्टेट में ले जाता है। अब यहां कुछ भी करो कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। समझ रहे हो ना बेटा? अरे अगर इंपल्स को रोकना है, इंपल्स को आगे जाने नहीं देना है, उसका एक ही तो तरीका है कि न्यूरॉन को कहां ले जाओ? हाइपर पोलराइजेशन में। नहीं आया समझ? मैं क्या बोल रहा हूं बेटा कि सोए आदमी को जगाया जा सकता है, लेकिन बेहोश को नहीं जगाया जा सकता। समझ रहे हो ना आप? सोए हुए आदमी का मतलब अगर न्यूरॉन पोलराइज है ना, तो उसको इंपल्स को पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अगर वो हाइपर पोलराइज है ना बेटा ना, हमको फिर उसके लिए कुछ ऐसी मेडिसिन देनी पड़ेंगी, वेट करना पड़ेगा कि इसका जो न्यूरॉन जो हाइपर पोलराइज हुआ पड़ा है ना, इसको कहां ले आए? पोलराइजेशन में ले आए। समझ में आ गया? तो बेटा हाइपर पोलराइजेशन का मतलब होता है समटाइम बेटा जो पोटेंशियल होता है मेम्ब्रेन के अंदर, ये -70 से बढ़ के -80 और -90 हो जाता है। इस स्टेज को हम लोग नाम देते हैं हाइपर पोलराइजेशन। और इसका बेटा जो रीजन होता है वो ये होता है बेटा कि पोटेशियम वोल्टेज गेट
लॉन्ग ड्यूरेशन तक ओपन हो जाते हैं। ना केवल पोटेशियम वोल्टेज गेट, एक और गेट मैंने आपको बताए थे, क्लोराइड वोल्टेज गेट, ये भी ओपन होते हैं और क्लोराइड अंदर आता है कहां, आईसीएफ में। पोटेशियम के बाहर जाने से तो नेगेटिव चार्ज बढ़ ही रहा है, क्लोराइड अंदर आएगा, उससे भी क्या होगा बोलो ना जरा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। नहीं आया समझ? और इस स्टेज का नाम होता है हाइपर पोलराइजेशन। अब मन में एक सवाल ये आता है, सर ये तो हमने आपकी बात मान ली कि हाइपर पोलराइजेशन को लाने वाला कौन है या क्रिएट करने वाला कौन है? एक तो आपका पोटेशियम वोल्टेज गेट और एक कौन, क्लोराइड वोल्टेज गेट, हाँ कि ना? लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है, सर एक बात बताओ कि ऐसा होता क्यों है? ये जो इवेंट है कि हाइपर पोलराइजेशन वाली ऐसी आती क्यों है? इस टॉपिक को समझने के लिए कि बेटा हाइपर पोलराइजेशन कैसे होता है वो तो मैंने आपको बता दिया। हाइपर पोलराइजेशन होगा जब पोटेशियम वोल्टेज गेट लॉन्ग ड्यूरेशन तक ओपन रहेंगे और क्लोराइड वोल्टेज गेट ओपन हो जाएंगे, समझ रहे हो ना? तो बेटा हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। लेकिन ये क्यों होता है, इसको जानने के लिए हमको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम होता है बेटा सिनेप्स। क्या नाम बेटा? और मैंने बोला था ना आपको, सिनेप्टिक नोब, वहां पर केमिकल रहते हैं, वो केमिकल डिसाइड करेंगे कि न्यूरॉन को पोलराइज करना है कि हाइपर पोलराइज करना है कि डिपोलराइज करना है। समझ रहे हो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कुछ बात मेरी समझ में आई आपको? कोई दिक्कत किसी को यहां तक? पहले हाइपर पोलराइजेशन को लिखते हैं बेटा, देखो इधर सुनिएगा जरा। अलग से बेटा ये इवेंट है, इसका नाम है बेटा हाइपर पोलराइजेशन। बेटा पोटेशियम वोल्टेज गेट और कौन बोलो बेटा, क्लोराइड वोल्टेज गेट। ओपन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, तो कंटिन्यू क्या होगा बोलो, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, यस और नो? इनफ्लक्स ऑफ क्लोराइड, यस और नो? और ये दोनों के दोनों बेटा कोई भी काम हो, ये बेटा जी जो आपका एक्सॉन है इसके अंदर जो पोटेंशियल है -80 -90 मिली वोल्ट यहां तक पहुंच जाता है और इस स्टेप का नाम क्या होता है बोलो बेटा, हाइपर पोलराइजेशन। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बेटा समझ में? कोई दिक्कत बेटा किसी को? अब बेटा ये क्यों हुआ ऐसा, किसने किया वो तो आपकी समझ में आ गया, लेकिन बेटा ये क्यों हुआ ऐसा वो मैं भी आपको समझाऊंगा। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी बच्चे को? पक्का? सुनो बेटा, इसके लिए हमको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है कौन बोलो बेटा, सिनेप्स। क्या होता है सिनेप्स, कैसा बनता है सिनेप्स, कौन कौन उसको मिलकर बनाते हैं, कितने टाइप का होता है, सारा कुछ देखना है बेटा हमको। बस चलो कोशिश करता हूं, सिनेप्स को तो पढ़ा दूं, क्लासिफिकेशन कल बता दूंगा कितने टाइप का होता है। देखो इधर बेटा,
सिनेप्स क्या है बेटा, इधर ध्यान दीजिएगा। सुनिए बेटा, ध्यान दीजिए इधर। मैंने आपको एक बात बताया था कि बेटा जो न्यूरॉन होता है ना, जो इंपल्स को ट्रांसमिट करता है, या तो न्यूरॉन को करता है या किसको करता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। तो बेटा अगर मसल को किया तो उसको तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोल दिया, मतलब जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल, वो तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और बेटा जब जंक्शन हो बिटवीन टू न्यूरॉन तो उसको क्या नाम देते हैं, सिनेप्स। जब बेटा न्यूरॉन्स के बीच में क्या हो, बोलो बेटा, जंक्शन, इसका नाम होता है सिनेप्स। कौन कौन बनाता है बेटा सिनेप्स को, देखना जरा, इधर ध्यान दीजिए। ये देखो बेटा जी, मैंने क्या किया, इधर से कौन रहा होगा, डेंड्रॉन, साइटोन, एक्सॉन, और एक्सॉन, टीलोडेंड्रिया, सिनेप्टिक नोब। लास्ट पार्ट सिनेप्टिक नोब ही तो होता है। तो बेटा मैं एक तो सिनेप्टिक नोब को ड्रॉ कर रहा हूं, देखो जरा ऐसे। ये बेटा जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है बेटा कौन, इसके अंदर बेटा एक केमिकल भरे पड़े हैं, इसका नाम है बेटा जी सिनेप्टिक नोब। ठीक है बेटा। अब इस सिनेप्टिक नोब के बाद अगला न्यूरॉन आएगा, तो अगले न्यूरॉन का कौन सा पार्ट आएगा, डेंड्रॉन, हाँ कि ना। ये देखो बेटा, ये मैंने आपको ये अगला न्यूरॉन और इस न्यूरॉन का बेटा ये कौन सा पार्ट ड्रॉ कर दिया, बोलो जरा, डेंड्रॉन। ये बेटा डेंड्रॉन। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, इधर ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो सिनेप्टिक नोब है ना, इसकी बेटा ये जो मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन, इस वाली मेम्ब्रेन को मैं बेटा नाम देता हूं और इसको मैं बोलता हूं बेटा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या नाम देता हूं, बोलना जरा बेटा, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और बेटा ये जो डेंड्रॉन की जो है बेटा मेम्ब्रेन, जब इसको बेटा मैंने प्री बोला तो इसको क्या बोलूंगा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। देखो बेटा इधर, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में बेटा एक दूरी भी है, एक डिस्टेंस भी है। और ये जो डिस्टेंस होती है ना बेटा, इसको मैं नाम देता हूं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और बेटा इन तीनों से बेटा मिलकर जो ये स्ट्रक्चर बेटा फॉर्म हो रही है, ये स्ट्रक्चर बेटा, इस स्ट्रक्चर का ही नाम होता है, बोल दो ना जरा, कौन, सिनेप्स। बताओ बेटा कोई दिक्कत किसी को, सिनेप्स क्या समझ में आ गया, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन जो होता है उसको हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। सिनेप्स में बेटा दो तो मेम्ब्रेन होते हैं, तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो बेटा सिनेप्टिक नोब की होती है, एक पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो डेंड्रॉन की होती है, और इन दोनों का बीच का बेटा डिस्टेंस, इसका नाम होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और इसी को बेटा जी हम लोग तीनों को मिला के क्या नाम देते हैं, सिनेप्स। कोई दिक्कत बेटा। अब सुनना, ये जो सिनेप्स होते हैं ना बेटा, ये टू टाइप के होते हैं। एक का तो नाम होता है बेटा केमिकल सिनेप्स और एक का नाम होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। समझ रहे हो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनिएगा जरा। ये वाला न्यूरॉन इंपल्स को लेकर आ रहा है, ऐसे समझ लो, ऐसे बेटा इंपल्स आ रहा है इस वाली डायरेक्शन में, तो ये न्यूरॉन बेटा इस इंपल्स को इस सेकंड न्यूरॉन को देगा। सुनना जरा, अगर बेटा ये जो सिनेप्टिक नोब है, सिनेप्टिक बड है, या ऐसे कह दूं, इस न्यूरॉन से बेटा इंपल्स का ट्रांसफर सेकंड न्यूरॉन को यदि केमिकल्स की फॉर्म में हो रहा है,
केमिकल का मतलब एसिटाइल कोलिन, गाबा, डोपामीन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। अगर इनकी फॉर्म में हो रहा है बेटा तो ऐसे सिनेप्स को हम लोग नाम देते हैं केमिकल सिनेप्स। और अगर बेटा यहां से इंपल्स का ट्रांसफर आयन की फॉर्म में हो, आयनिक फॉर्म में हो, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड ऐसे आयंस की फॉर्म में हो, तो ऐसे सिनेप्स को बेटा हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। टू टाइप के सिनेप्स होते हैं, एक केमिकल सिनेप्स और एक कौन, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। यदि सिनेप्स पर बेटा इंपल्स ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल तो नाम क्या होगा, केमिकल सिनेप्स। और बेटा सिनेप्स पर यदि इंपल्स का ट्रांसफर किसकी फॉर्म हो रहा है, आयंस की फॉर्म में हो रहा है, तो उसका नाम होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। अब एक बात और सुनना, मन में आप एक बात सोचना बेटा, अगर मान लीजिए ये सिनेप्स अगर बेटा इलेक्ट्रिकल है, कैसा है, इलेक्ट्रिकल, तो बेटा क्या आयन जो होते हैं बेटा वो एक तरीके से एयर में या हवा में से ट्रांसफर हो सकते हैं क्या, नहीं। आपको पता है ना आयन के कंडक्शन के लिए तो बेटा बिल्कुल भी कहीं बोलते हैं कि मीडियम होना चाहिए, हाँ कि ना। तो बेटा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होते हैं ना उनकी एक और फीचर है क्या, कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में ये जो बेटा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाती हैं। दैट मींस बेटा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के अंदर ये जो बीच की दूरी है मिट जाती है। मतलब सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो होता है बेटा वो एब्सेंट होता है, कौन से सिनेप्स में, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में। लेकिन केमिकल सिनेप्स में बेटा वो प्रेजेंट होगा। अब एक बात बताओ मुझे जरा, इंपल्स का कंडक्शन कौन से सिनेप्स में स्लो होगा और कौन से में फास्ट होगा, इलेक्ट्रिकल में फास्ट होता है बेटा। और बेटा कंपैरेटिव टू इलेक्ट्रिकल सिनेप्स केमिकल में कैसा होगा, स्लो। हालांकि दोनों में फास्ट होता है लेकिन मैं कंपैरिजन कर रहा हूं यहां पर, समझ रहे हो ना बेटा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, कोई परेशानी किसी को यहां तक। एक बात और, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में ना तो बेटा सिनेप्टिक क्लेफ्ट है ना, और जो बेटा इंपल्स का जो कंडक्शन हो रहा है बहुत फास्ट हो रहा है। एक वर्ड और होता है बेटा सिनेप्टिक डिले। सिनेप्टिक डिले को उसको बोलते हैं कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को इंपल्स में जाने में बेटा टाइम लग रहा है, उसको बोलते हैं सिनेप्टिक डिले। तो सिनेप्टिक डिले तो मैं क्या बोला बेटा इधर कि सिनेप्टिक डिले, कौन, सिनेप्टिक डिले का मतलब होता है बेटा कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में बेटा इंपल्स को जाने में जो टाइम लग रहा है उसका नाम होता है सिनेप्टिक डिले। कौन से न्यूरॉन में कौन से सिनेप्स में प्रेजेंट होगा, किसमें एब्सेंट होगा, केमिकल में प्रेजेंट होगा। अरे क्लेफ्ट होगी तो डिले होगा, जब क्लेफ्ट ही नहीं, जब दूरी ही नहीं हो तो टाइम किस में लगेगा, समझ रहे हो ना बेटा। एक बात ये याद रखना, और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कि इन दोनों के दोनों सिनेप्स में से बेटा वो कौन सा सिनेप्स है जिस सिनेप्स के अंदर बेटा इंपल्स को रोका जा सकता है, स्टॉप किया जा सकता है। अगर हम चाहें कि यहां से इंपल्स यहां नहीं जाए, केमिकल सिनेप्स में बेटा, समझ रहे हो ना आप। मतलब केमिकल सिनेप्स का बेटा जो इंपल्स कंडक्शन है उसको आप लोग रोक सकते हैं, बट इलेक्ट्रिकल वाले को नहीं रोक सकते। कभी कभी आपने ऐसा सुना देखा होगा कि बेटा एनेस्थेसिया दे दिया फिर भी उसको पेन हो रहा है, देखा कभी कभी किसी पेशेंट को। इसका मतलब हो सकता है उस एरिया में उसके कौन से सिनेप्स प्रेजेंट रहे हो, इलेक्ट्रिकल। वैसे बेटा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हमारी बॉडी में बहुत कम होते हैं, ये सिर्फ दो जगह ही देखने को मिलते हैं, एक तुम्हारे हार्ट में और एक बेटा हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, और कहीं नहीं होते हमारी पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी में ओनली कौन से सिनेप्स होते हैं बेटा, केमिकल सिनेप्स होते हैं। अगर बेटा 5 मिनट हो तो मैं इन डिफरेंसों को लिखा दूं, है क्या। देखो बेटा इधर, बेटा एक कौन सा सिनेप्स है, केमिकल सिनेप्स, और एक कौन सा सिनेप्स है बोलो बेटा, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स।
केमिकल सिनेप्स बेटा, पहला बेटा मैंने बताया था इंपल्स कंडक्शन एट सिनेप्स। बेटा कौन सी फॉर्म में होता है? केमिकल फॉर्म में। और यहां बेटा कौन सी फॉर्म में होता है, बोलना जरा? आयंस की फॉर्म में होता है बेटा। दूसरा बेटा एक बात, सिनेप्टिक क्लेफ्ट की यदि बेटा मैं बात करूं आप लोगों से, तो बेटा केमिकल के अंदर तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होगी? प्रेजेंट। यहां पर क्या होगी? एब्सेंट। यस और नो बेटा? सिनेप्टिक क्लेफ्ट के नीचे लिखा देता हूं बेटा सिनेप्टिक डिले। जब बेटा दूरी होगी तो टाइम भी लगेगा, जब दूरी होगी नहीं तो टाइम भी नहीं लगेगा। इंपल्स कंडक्शन रेट बेटा फास्ट लिखा दूं और वेरी फास्ट लिखा दूं, समझ रहे हो ना? अगर आपस में कंपैरिजन करें तो ही बेटा स्लो बोलना आप, है ना? अदरवाइज बोले ना कि केमिकल सिनेप्स का इंपल्स कंडक्शन स्लो की फास्ट, फास्ट ही होता है बेटा, न्यूरॉन का मामला है ना। लेकिन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो हम स्लो बोल सकते हैं। यहां तक बेटा कोई दिक्कत? अगला बेटा डिफरेंस, इंपल्स कैन बी कंट्रोल्ड, कंट्रोल किया जा सकता है ना बेटा? इंपल्स कंडक्शन या बेटा इंपल्स कांट बी कंट्रोल्ड, नहीं कर सकते बेटा कंट्रोल, किसी भी कीमत में नहीं कर सकते। कोई दिक्कत बेटा किसी को यहां तक? कोई परेशानी किसी को? एक बेटा ये भी याद रख लेना, हाई इन नंबर, यस और नो? और बेटा ये कैसे होते हैं? लेस इन नंबर। कहां कहां देखने को मिलते हैं बेटा? हार्ट के न्यूरॉन में और हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, और कहीं नहीं होते बेटा। अब सुनना बेटा जी, आगे मैं आपको क्या डिस्कस करूंगा कि ये जो मैंने लास्ट पॉइंट बताया है ना बेटा, इंपल्स कंट्रोल, इंपल्स बेटा कैसे कंट्रोल होता है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को हम इंपल्स को नहीं ट्रांसमिट होने देना चाहते, समझ गए ना? वो आपका वाला भी कॉन्सेप्ट आने लगेगा, हाइपरपोलराइजेशन। समझ रहे हो ना बेटा? तो जब मैं इस वाले पॉइंट को डिस्कस करूंगा कि इंपल्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, समझ रहे हो ना बेटा, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि हाइपरपोलराइजेशन को कराने वाले या फिर हाइपरपोलराइजेशन को कराने के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब आपको इतना तो पता है, देखो इधर अगर एक न्यूरॉन से, देखो इसमें तो बेटा कोई है ही नहीं दिक्कत, ये तो जाएगा इंपल्स, इसमें तो इंपल्स को हम रोक ही नहीं सकते। लेकिन बेटा अब इतना आपकी समझ में आ रहा है कि जो केमिकल सिनेप्स होते हैं ना, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इंपल्स को रोक सकते हैं। रोकने का बस एक ही तरीका है कि न्यूरॉन को क्या कर दो? हाइपरपोलराइज्ड कर दो। समझ रहे हो ना? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इधर ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा इधर देख लो, इसको नोट मत करना आप, इस वाले पॉइंट को नोट मत करना। जैसे मान लो ये न्यूरॉन है, ये तो दुष्ट सूचना को लेके आ गया, इंपल्स को ले आया, ठीक है ना बेटा? अब हम चाहते हैं कि ये आगे वाले न्यूरॉन को ना मिले, इस वाले न्यूरॉन को ना जाए। समझ रहे हो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इस न्यूरॉन को इंपल्स नहीं जाना चाहिए कोई भी कीमत पे, क्योंकि अगर इसको पहुंच गया तो आगे वाले को पहुंचाएगा, ब्रेन तक पहुंच जाएगा, ब्रेन को पहुंच गया
तो सेंस हो ही जाएगा ना। जैसे मान लो मेरे को यहां पर सर्जरी करवानी है, मैं चाहता हूं कि ये जो मेरे यहां पर जो सर्जरी हो रही है इसका इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन को ना जाए, मेरे को पेन फील ना हो, तो क्या करेंगे बेटा? देखो, इस न्यूरॉन ने तो इंपल्स को उठा लिया, यहां पर कौन है बोलो बेटा? सिनेप्टिक नोब। अब ये इंपल्स बेटा इस अगले वाले न्यूरॉन को ना जाए, इसको ना जाए, तो उसका एक तरीका है कि इस वाले न्यूरॉन को हम लोग क्या कर दें? हाइपर पोलराइज्ड कर दें। समझ में आ गया? अब ये कितना ही चिल्ला ले, कितना ही इंपल्स को दे दे बार बार, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस पर कुछ, और इस पर फर्क नहीं पड़ रहा है, इसने रोक दिया, अरे इंपल्स को रोक दिया, अब ये ब्रेन को जाएगा ही नहीं, तुम कुछ भी कर लो यहां पता ही नहीं लगेगा। समझ लो बेटा? अब ये कब जेनरेट होता है मैं बताता हूं आपको। वो डिपेंड करता है कि सिनेप्टिक नोब जो है, यहां से जो केमिकल निकल रहा है वो कौन है। ये तो पक्की बात है कि अगर हाइपर पोलराइज अगर ये न्यूरॉन हो रहा है तो इसमें ओपन तो कौन होंगे? के प्लस, पोटेशियम वोल्टेज गेट और क्लोराइड वोल्टेज गेट, हां की ना? तभी तो कौन सी स्टेज में जाएगा? ये हाइपर पोलराइजेशन में। लेकिन बेटा इसका हाइपर पोलराइज्ड होना इस वाले न्यूरॉन पर डिपेंड करता है। मैं थोड़ा आपको बता भी देता हूं। अगर बेटा इस सिनेप्टिक नोब से निकला न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर उसको बोलते हैं जो इंपल्स को पहुंचा दे इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को, जैसे होता है एसिटाइल कोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। और अगर बेटा ये जो सिनेप्टिक बड है यहां से आपका निकला न्यूरो इनहिबिटर, अरे कौन? न्यूरो इनहिबिटर, तो बेटा न्यूरो इनहिबिटर में एक आपका आता है गाबा, एक आपका आता है डोपामाइन, एक आपका आता है सेरोटोनिन, और ये यदि रिलीज हुए तो ये न्यूरॉन कैसा हो जाएगा? हाइपर पोलराइज्ड। नहीं आया समझ? अब बेटा वो जो डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाता है ना एनेस्थेसिया में, वो ऐसा इंजेक्शन लगाता है कि सिनेप्टिक वर्ल्ड से इनमें से कोई रिलीज होना चाहिए, एक गावा, डोपामीन या सेरोटोनिन। समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब वो जो आप वो ड्रग्स व्रग्स लेते हो ना, वो सुट्टा वुट्टा जो खींचते हो, उनमें कुछ नहीं है, वो बेटा हमारी बॉडी में आकर यही काम करवाते हैं। हमारे जो न्यूरॉन होते हैं ना ब्रेन वगैरह के, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन, ओ हो उनके बेटा सिनेप्टिक वर्ड से यहां से इनको रिलीज करवाते हैं, और ये जब रिलीज हो गया इसका मतलब आगे वाला न्यूरॉन क्या हो गया? हाइपर पोलराइज्ड। अब आपको कोई कुछ भी कहता रहे बेटा पढ़ ले, सब मोह माया है। बेटा पेपर आ गया, क्या करना है? किसका पेपर? क्या करना है पेपर का? बेटा नीट का पेपर। इससे क्या होता है? नीट से डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर। डॉक्टर क्या मतलब? डॉक्टर सेकंड गॉड, सब मोह माया है, सबको जाना है धरती से। समझ रहे हो ना बेटा? दैट मीन्स हाइपर पोलराइजेशन। कुछ भी बोलोगे ना, तू डॉक्टर बन जा, तू ही मेरा इलाज कर देना, एक ही बहुत है। नहीं ना, ना पढ़ ले दिक्कत हो जाएगी, डॉक्टर साहब बनना है, तू डॉक्टर बन के क्या करेगा? मैं तो अभी भी खुश हूं, पैसा कमाएगा ना, मैं बिना पैसे के खुश हूं। अरे तू रो खाएगा तो वो ही ना खाना, पैसे तो नहीं खाएगा ना, ऐसी बातें करने लगेगा, दैट मीन्स द हाइपर पोलराइजेशन। समझ रहे हो ना बेटा? लेकिन वो सुट्टा वुट्टा पीने से थोड़ा कम होता है, हाइपर पोलराइजेशन होता है लेकिन कम होता है। वो एनेस्थेसिया, फिर अरे डोज तो बढ़ानी पड़ेगी ना। पहले आपको एक सिगरेट से असर होता था, फिर 2 की नीड पड़ती है, फिर 3 की, फिर 4, क्योंकि रिसेप्टर की भी तो लिमिट होती है ना। तो डोज इंक्रीज करते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं। और यही तो आपका एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिसमें लास्ट में आपको बेटा ये कोका, क्रैक, हेरोइन, मॉर्फिन दी हुई है। उसमें यही तो कहता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कि बेटा पहली बार जब नशा करता है ना तो उसको मजा नहीं आता नशा करने में। वो होता है कि विल में उसकी एक जिज्ञासा होती है, इसकी विल होती है कि मैं इसको देखता हूं ये है क्या चीज। फिर होती है हैबिट, जिसको बोलते हैं आदत, और आदत से बुरी चीज होती है लत, जिसमें सुधार नहीं हो सकता। आदत को बदला जा सकता है, बट बेटा जो बैड हैबिट है ना उसको नहीं बदला जा सकता। समझ रहे हो ना डॉक्टर साहब? बट अगर आप चाहो ना तो बिना मेडिसिन के भी ये वाली स्टेज आप ला सकते हो, हाइपर पोलराइजेशन वाली, पीस। समझ रहे हो ना? आप 2 मिनट की अच्छी जगह जाओ, बैठो, न्यूरॉन को रेस्ट दो।
सुन रहे हो डॉक्टर साहब? मैं कुछ पढ़ाना चाह रहा हूं, आगे वाले लेक्चर में समझ में आ गया? जो आपका एक केमिकल सिनेप्स है ना बेटा, इसी को अभी मैं डिवाइड करूंगा आगे वाले लेक्चर में जाके। ऐसे डिवाइड करूंगा, एक तो बेटा वो केमिकल रिलीज होंगे यहां से जो इंपल्स को ट्रांसमिट करेंगे, एक वो बेटा यहां से केमिकल रिलीज होंगे जो इंपल्स को क्या करेंगे, ट्रांसमिट नहीं करेंगे, इनहिबिट कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। जो ट्रांसमिट करेंगे वो ट्रांसमीटर, जो स्टॉप करेंगे वो इनहिबिटर। कोई दिक्कत किसी को? पढ़ लेना बेटा। टाइम हो गया क्लास का? थोड़ा बहुत रह रहा है क्या? एक्स्ट्रा ले लिया? झूठ बोल रहे हो। 5 मिनट है ना बेटा? एक काम है ना, मैं बता देता हूं आपको।